तो रूस ने खाया ताव और अब दुनिया भर में तनाव। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देखिए, रूस ने आज यूक्रेन पर सुबह 8:30 बजे हमला बोल दिया। अब जो जानकारियां वहां से आ रही हैं उसके हिसाब से 9 यूक्रेनी नागरिक मारे जा चुके हैं। वहीं यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूस के 50 सैनिकों को मारा है, 6 फाइटर जेट्स या टैंक्स तबाह कर दिए हैं। यह दावा वहां से किया जा रहा है और इस बीच स्थिति यह है कि अब जो जहां है उसे वहीं पर रहने की सलाह दी जा रही है। जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, जो भारतीय स्टूडेंट्स वहां पर फंसे हुए हैं, वो दुश्वारियों से दो चार हो रहे हैं। एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे हैं। अगर पहले खाने पीने का सामान घर में जमा कर पाए थे तो ठीक, नहीं तो अभी फिलहाल उन्हें मॉल्स वगैरह में भी चीजें नहीं मिल पा रही, क्योंकि कैश की समस्या से उन्हें दो चार होना पड़ रहा है। ऐसे में क्या कुछ किया जा सकता है, इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। गौरी शंकर जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। देखिए, जब समय था तब राह इतनी मुश्किल थी, अब तो समय भी नहीं है, राह बेहद मुश्किल हो चली है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय सब लोगों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और सिचुएशन जो है जिस तरह से डेवलप हुई है वो सब सेट हो जाएगा। इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जिसको समझना बहुत जरूरी है। ये सिचुएशन आज की नहीं है, ये 2008 से पैदा हुई थी, जब अमेरिका और कुछ यूरोप के देशों ने चाहा कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बने और तब से वे यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनाने में पूरी कोशिश कर रहे हैं और वहां की सरकार को ये प्रेशर डाल रहे हैं कि आप नेटो के बेसेज को अपनी धरती पे लगाएं। तो इसकी वजह से रशिया में एक सिक्योरिटी का बहुत बड़ा कंसर्न पैदा हो गया है कि अगर नेटो की फोर्सेज और उनकी मिसाइल्स उनके बॉर्डर के इतने पास होंगी तो उनकी सुरक्षा को बहुत खतरा हो सकता है। इसी वजह से ये सिचुएशन इस रूप में डेवलप हो गई है और अभी जरूरी है कि हम डिप्लोमेटिक तरीके से इसका समाधान ढूंढें, क्योंकि सिचुएशन और एस्केलेट होगी तो ये एक फुल फ्लेज्ड वार के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, जो किसी के भी हित में नहीं है। इसीलिए हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि दोनों पक्षों के बीच में बातचीत जारी रहे और दूसरे लोग जो दूसरे बड़े नेता हैं संसार के, वो दोनों तरफों से बात करके इस स्थिति को नियंत्रण में लाएं और रूस को और यूक्रेन को दोनों को समझाएं कि वार को जो है वो समाप्त करना और कम करना बहुत जरूरी है। हमारी समस्या यह है कि हमारे यहाँ 15,000 के करीब नागरिक यूक्रेन में हैं। हाँ। भारत सरकार ने उनको करीब पिछले 3 सप्ताह से चेतावनी दी थी कि आप यूक्रेन छोड़ के आ जाएं, लेकिन वो आना नहीं चाह रहे थे। पिछले 2-3 दिनों में 2 एयरक्राफ्ट एयर इंडिया के कुछ यात्रियों को लेके आए हैं, लेकिन अभी उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये लोग रोड से ट्रेवल करके पोलैंड और हंगरी भी जा सकते हैं और वहां से इनका इवैक्यूएशन हो सकता है। इसलिए यहाँ पर जितने भी उनके संबंधी हैं, परिवार वाले हैं, उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी जान ऐसे कोई खतरे में नहीं होगी। मेरे को पूर्ण विश्वास है कि वो रोड के रास्ते से पोलैंड या हंगरी पहुंच जाएंगे और वहां से उनका इवैक्यूएशन भारत होना संभव होगा। सर, आप मेरे साथ रहें। देखिए, यूक्रेन में एक मेडिकल स्टूडेंट हैं दीपक राठौड़, जो कि फंसे हुए हैं और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है आपके सजेशंस भी वो सुनेंगे। दीपक, क्या कुछ चल रहा है, कैसे हैं आप? हमारे लिए सामान वगैरह भी लेना बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हमारे पास कैश अमाउंट भी नहीं है और हम जिस सिटी मॉल है कहीं से भी नॉर्मल चीजें भी खरीदना चाहते हैं, बट वहाँ पे कैश पेमेंट हो रहा है। हमारे कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा है यहाँ पे सर। और बैंक वगैरह सब, बैंक में भी अगर हमारा कार्ड नहीं चल रहा सर, सब बंद है सर। यहाँ पे कोई आपसे संपर्क में है भारत की तरफ से? हमें बहुत प्रॉब्लम, हमारे पास कैश भी नहीं है सर। हमारी तो यही अपील है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए। हमारी फ्लाइटें भी कैंसिल हो चुकी है। मेरी फ्लाइट 25 की थी, आज ही हमारे पास नोटिफिकेशन आया कि फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। अच्छा दीपक, क्या इस तरह की बातें हैं कि आप पहले भी निकल सकते थे,
लेकिन आप नहीं निकल पाए और इसलिए आपने 25 की फ्लाइट ली? सर इसलिए क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम आपको यहाँ पे बिल्कुल प्रोटेक्ट रखेंगे हम्म। और यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह पूरी तरह आपका ध्यान रखा जाएगा। हम्म। उसके बावजूद भी और ऑफलाइन क्लासेस का हमको बोला गया था कि आपकी 8 मार्च से क्लासेस ऑफलाइन रहेंगी। हम्म। तो हमने ये डिसीजन लिया, अगर लड़ाई सीमित होगी तो हमने सोचा कि बॉर्डर तक ही होगी, बट ऐसा हुआ तो फिर सडनली हमारी सारी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं सर, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया 25 फरवरी का। तो आप कहां पर हैं यूक्रेन में एग्जैक्टली? सर सर यूक्रेन में हूँ मैं सर, जेफ्रोजिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी सर, जेफ्रोजिया, ओके। जो कीव से 500 किलोमीटर है समथिंग। तो राजधानी के आप बेहद पास हैं। आज क्या हुआ? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब पुतिन ने नेशनल टेलीविजन पर कहा कि हम हमला करने वाले हैं, ये खबर तो आप तक पहुंची होगी, उसके बाद आज क्या हुआ? आपने क्या कुछ सुना या अगर कुछ खिड़की से देखने को मिला हो तो क्या देखा आपने? सर हमारे इधर तो कुछ ऐसा नहीं है जेफ्रोजिया के अंदर, बट मेरे जो दोस्त है, मेरे ग्रुप मेट्स हैं, तो कीव गए थे, उन्होंने वहां पे इस चीज का धमाका सुना सर, बॉम्ब विस्फोट का। मेरे दोस्त कीव में ही पढ़ते हैं और आज कल ही मेरे दोस्त यहाँ से बस के द्वारा कीव एयरपोर्ट पे गए थे। जो कीव एयरपोर्ट पे वहाँ फायरिंग वगैरह होने के बावजूद फिर उनको कीव एयरपोर्ट पे बस स्टेशन ले जाया गया सर। तो अब तो वो वहाँ एयरपोर्ट पे बंद अभी कर दिया इंडियन गया है? एम्बेसी के पास में है। जी बिल्कुल सर, एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है सर, मेरे 2 लोग वहाँ पे हैं सर अभी भी। आप लोग घर से बाहर निकल भी पा रहे हैं? सर घर से बाहर निकल पा रहे हैं, बट हम कुछ खाने पीने के लिए सामान लेने गए थे मॉल वगैरह में, कि अगर इन केस काफी टाइम लगा, सब कुछ बंद हो जाए तो हमारे ग्रोसरी का सामान वगैरह लेने। बट हमारे पास कार्ड था, कार्ड के अंदर अमाउंट है, बट वहाँ पे वो चल नहीं आ रहा सर, स्वेप नहीं हो रहा हमारा कार्ड, और बैंक से पैसा विड्रॉल भी नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे पास इतना अमाउंट भी है केस में, लगभग इंडियन करेंसी में 300 या 400 रुपीज के समथिंग है यहाँ की करेंसी के। यहाँ की करेंसी सर हरियाणा, जो लगभग 200 या 300 के रेवन है हमारे पास, तो हमें इस चीज की प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी सर। तो दीपक, खाने पीने का कोई बैकअप आपके पास है कि मतलब जैसे अपन तो इंडियन है ना, अपन थोड़ा बहुत तो रखते ही हैं, वैसा कुछ स्थिति बिगड़ी है कि क्या हुआ है? सर स्थिति तो बिगड़ी है, क्योंकि कल मेरी फ्लाइट थी तो मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं था सामान वगैरह, क्योंकि मुझे तो कल निकलना था और इसीलिए मैं आज गया था लेने के लिए, क्योंकि फ्लाइट हमारी कैंसिल हो चुकी थी। तो कुछ खाने पीने के लिए हम मॉल गए थे बाहर, हमारा वहाँ पे कार्ड वगैरह नहीं चल रहा, बैंक से पैसे निकालने की कोशिश की तो वो भी पैसा नहीं निकल रहा सर। दीपक, हमारे साथ जो गेस्ट हैं उन्होंने ये सजेशन दिया कि अगर बाय रोड आप पोलैंड या हंगरी की तरफ जाते हैं तो वहां से निकलने की गुंजाइश बन सकती है। यूक्रेन से ये माना जा सकता है कि अब बेहद मुश्किल हो चला है। तो क्या इस तरह की बातें भी आप लोग आपस में कर रहे हैं? सर नहीं कर रहे, क्योंकि सर बाहर हमको इन्फॉर्म किया यूनिवर्सिटी ने कि आप अपने जहाँ पर अभी सुरक्षित रहो, आप कहीं पर बाहर वगैरह मत जाओ, क्योंकि अभी हमारी यूनिवर्सिटी ने कुछ बच्चे जो अभी यूक्रेन में कीव एयरपोर्ट पे गए, उनके लिए एक प्राइवेट बस अरेंज की है जो हमारे स्टेट में आने के लिए। तो जो बच्चे कीव में, उनके वापस यहाँ पर रिटर्न हो रहे हैं जेफ्रोजी सिटी के अंदर आज। लगभग कितने होंगे? लगभग सर पूरी लगभग बस के अंदर 50 लोग के आसपास आते हैं, ऐसी 3 या 4 बस जाती है यहाँ से डेली, लगभग 200 बच्चे के आसपास हैं जो वापस कीव से जेफ्रोजी वापस आ रहे हैं सर। क्योंकि उनके लिए अभी इंडियन एम्बेसी के पास भी गए थे वो, तो इंडियन एम्बेसी वहाँ पे लॉक था, सभी लोग बाहर अपने लगेज लेके खड़े हुए थे। तो मेरे जो दोस्त वगैरह जो भी मेरे ग्रुप मेट्स हैं या जूनियर है मेरे, वो सब वापस रिटर्न हो रहे हैं सर अपने कॉलेज के लिए, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा रिस्की है, क्योंकि धमाका वहीं पर ही हुआ है सर। एक बात बताइए मुझे कि क्या इंडियन एम्बेसी के साथ आप संपर्क में हैं? सर संपर्क में है सर, बिल्कुल, वो हमारा कॉल भी नहीं उठा रहे सर, मेरे दोस्त वगैरह ने भी कॉल लगाया। तो क्या कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है इसलिए, या फिर कुछ और रीजन? मतलब हो सकता है मोबाइल डिस्टर्बेंसेस हो या फोन लाइन में डिस्टर्बेंसेस हो या कुछ और कारण है? कम्युनिकेशन तो नहीं सर, कम्युनिकेशन तो ठीक है यहाँ पे, अभी नेटवर्क वगैरह कोई इशू नहीं है सर, सब ठीक है यहाँ पे। शायद उनके पास भी बहुत लोगों के कॉल आ रहे होंगे, इसलिए हमारा कॉल नहीं उठा पा रहे। ठीक है, आप हिम्मत बनाए रखें और मेरे साथ रहें। मैं लगातार आपसे बातचीत आगे भी करता रहूंगा ताकि आपका संदेश लोगों तक पहुंच पाए। कम से कम अगर आपके पेरेंट्स हैं, वो इस वक्त टीवी स्क्रीन देख रहे होंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम वो आपको देख पा रहे हैं, आपको सुन पा रहे हैं। और आपकी तरफ से यहाँ पर बहुत से लोग फाइट कर रहे हैं, जो लगातार अपील कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि किसी तरह आप लोगों को वहां से निकाल कर अब वतन वापस लाया जाए। जयेश मेरे साथ हैं। जयेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको?
जी बिल्कुल स्वप्निल, मिल रही है आपकी आवाज। जयेश, बातचीत करें। स्वप्निल, मैं बताना चाहूँगा यूक्रेन में जो रूस का हमला हुआ है उसके जो असर है डूंगरपुर में भी बड़े पैमाने पर इसका असर देखने को मिल रहा है। डूंगरपुर से करीब 250 से ज़्यादा ऐसे छात्र हैं जो यूक्रेन के अलग अलग प्रांतों में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। फिलहाल उनके जो पेरेंट्स हैं यहाँ पर लगातार उनसे फ़ोन से संपर्क किए हुए हैं और इंडियन एम्बेसी से भी लगातार संपर्क कर रहे हैं ताकि उनके हालात जान सके। हालांकि अभी तक डूंगरपुर जिले के किसी भी छात्र का ऐसा किसी खतरे में पड़ने जैसी बात नहीं आई है। हमारे पास ऐसे ही कुछ मेडिकल छात्र जो यूक्रेन में उनके पेरेंट्स मौजूद हैं, उनसे बात करके जानते हैं कि उनकी वहां पर बच्चों की क्या स्थिति है। जी शुभ, आपका शुभ नाम? हाँ जी, धर्मेश व्यास, डूंगरपुर से। आपका कौन पढ़ रहा है वहां पे और उसकी क्या स्थिति है? मेरा बेटा और बेटी दोनों पढ़ रहे हैं वहाँ पे। अभी फिलहाल तो वो सेफ पोजीशन में है, परंतु हमारी तो पैनिक सिचुएशन बनी हुई है क्योंकि वहाँ पर अभी रूस ने हमला कर दिया है यूक्रेन पे एक्चुअली। उस स्थिति को देख करके हम ये कहना चाहेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट हमारा सपोर्ट करे और इमीडिएटली कोई ऐसा स्टेप उठाए कि हमारे बच्चे वापस इंडिया अच्छी तरह से लौट आएं। हमारे साथ चिराग व्यास करके भी है, इनका भी एक बेटा जो है यूक्रेन में है, इनसे जानते हैं। चिराग जी बताएं, आपके बेटे की क्या स्थिति है? मेरा बेटा भी है, अभी हाल फिलहाल तो सुरक्षित है, पर जो हमले हुए हैं और जो गोलाबारी हो रही है, बमबारी हो रही है, जो कीवी पे हमला हो गया है, एयरपोर्ट बंद हो गए हैं, तो उससे हमें चिंता तो बहुत हो रही है। यहाँ पर बनी हुई थी और ये इन्होंने अपने बच्चों से बातचीत की होगी तो कहा तो होगा कि अभी लौट आओ, आगे का आगे देखते हैं, तो फिर बच्चे उस वक्त क्यों नहीं आ पाए? प्रयास करें। स्वप्निल, हमारे साथ में यूक्रेन से सीधे ध्रुव व्यास जुड़े हुए हैं जो व्हाट्सएप कॉल पे हैं। उनसे मिलकर जानते हैं कि वहाँ पे यूक्रेन के वर्तमान में ताज़ा हालात क्या है। ध्रुव बताएं, वहाँ पे क्या अभी स्थिति है, आप किस परिस्थितियों में है? जी सर, यहाँ पर अगर हम ईस्ट यूक्रेन की बात करें तो थोड़े हालात मतलब सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं, क्योंकि हर सिटी वाइज यहाँ पर यूक्रेन में बॉम्बिंग हो रही है। और जो कि अगर हम बात करें कीव में भी, तो कीव के एयरपोर्ट पे भी 10 से 12 किलोमीटर दूर पर बॉम्बिंग हुई है। और अगर हम वेस्ट पार्ट ऑफ यूक्रेन की बात करें तो वो कंपैरेटिवली थोड़ा शांत है और मतलब यहाँ पर इतनी बॉम्बिंग नहीं हुई है जितनी कि ईस्ट पार्ट ऑफ यूक्रेन में हुई है। तो इसलिए अभी थोड़ी पैनिक सिचुएशन तो है, पर अभी हम तो फिलहाल तो हम हमारे रूम्स पर रह रहे और बाकी जो सामान है वो एक साथ हम स्टोर करके रख रहे हैं, तो ताकि हमको ना अगर इवैक्यूएट भी करती है गवर्नमेंट तो हम 1-2 दिन में ठीक है, हम रवाना हो सके। तो ध्रुव से और बातचीत करेंगे। ध्रुव, क्या आपने इंडियन एम्बेसी से संपर्क किया है, किसी से बात हुई आपकी? कोशिश करेंगे, लेकिन और भी छात्र हैं जो लौटे हैं। सहयोगी हितेंद्र शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ऐसे ही अन्य छात्रों के साथ जो खुशकिस्मत रहे लौट। ध्रुव के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि ध्रुव जल्द ही वतन वापस लौट आए। लेकिन हितेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं, कितने बच्चे हैं आपके साथ और क्या कह रहे हैं वो अपने यूक्रेन स्टे और वतन वापसी को लेकर? जी स्वप्निल, जी स्वप्निल, मेरे साथ 3 स्टूडेंट्स जो है मेरे साथ हैं और 3 स्टूडेंट्स जो है उनके नाम है, एक पिंटू है और अनुज हैं और राजेश हैं। मैं उनसे बात करूंगा। अनुज, तुम बताओ कि मतलब आज सुबह तुम लोग आए हो तो क्या वहाँ कैसे हालात हैं, क्या महसूस किया तुमने? सर, हम आने से पहले ही हालात वहाँ हो चुके थे। हम तो कल ही बैठ गए थे, तब तक तो सब कुछ नॉर्मल था सर। सुबह आए तभी पता चला कि वहाँ पे ऐसा ब्लास्ट वगैरह हुआ है, उससे पहले सब कुछ नॉर्मल था। बट आज जो सुबह आए तो हमारे फ्रेंडों ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है यहाँ पे, तो वो प्रॉब्लम हुई है सर। जी स्वप्निल, इस बीच में मैं तुम्हें एक चीज आपको एक और बताना चाहूंगा चीज कि आज सुबह से ही वहां जो है ब्लास्ट होने लगे हैं। आज सुबह से ही एक तरह से युद्ध की शुरुआत जैसा माहौल वहां बना हुआ है। और ये वो 3 जो है हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं जो खुशकिस्मत हैं, जो यहाँ उससे पहले यहाँ पहुंच चुके थे और वो अभी दिल्ली के रास्ते अभी जस्ट 5 मिनट पहले ही यहाँ जयपुर पहुंचे हैं। और मैं बात करूंगा पिंटू से। पिंटू और अनुज जो है ये आपस में भाई है और ये जयपुर के रहने वाले हैं और दोनों मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। ये कौन सी जगह पे करते हैं आप? सर, एवेनो फ्रैंकिस 4th ईयर। तो वहाँ अभी आपको मतलब कैसा लगा कि कितने वहाँ और कितने स्टूडेंट्स वहाँ फंसे हुए हैं? सर, एवेनो में सर 2000 के समथिंग से स्टूडेंट हैं और अभी सर 100 या 200 तक अभी इवैक्यूएट हुए हैं और अभी आए नहीं।
जी सर। जी बताएं। मैं ये कह रहा था कि हमारे साथ जो दीपक राठौड़ जुड़े हैं यूक्रेन से, उन्होंने ये बताया कि इंडियन एम्बेसी से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि उनकी जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उन्होंने एश्योर किया कि कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वो रुके रहे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो कौन सी चीज थी जिसने ट्रिगर किया पिंटू, अनुज को कि वो लौटे समय रहते, क्योंकि हालात बिगड़ सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि वो क्या कारण है कि अन्य लोगों ने पहले कोशिश नहीं की यूक्रेन से निकलने की। जी राजेश, ये बताएं कि वहां करीब 2 महीने से इस तरह का माहौल है, तो अभी एकदम से ऐसा क्या ट्रिगर हुआ, ऐसा क्या हुआ कि आप अभी निकलने के लिए, मतलब आप अभी निकले, उससे पहले नहीं निकले? ऐसी क्या, मतलब ऐसा क्या वहां माहौल था, या वहां किस तरह की बातें चल रही थी यूनिवर्सिटीज में या बाकी जगहों पे, या आपकी एम्बेसी से बात होती रही होगी वहां, इंडियन एम्बेसी जो कीव में है, यूक्रेन में, तो क्या ऐसी बात थी कि आज, मतलब आज आप आए हो, जबकि 1.5-2 महीने जो है वहां इस तरह के टेंशन को हो चुके हैं? सर पहले इतना ज़्यादा नहीं चल रहा था, थोड़ी शांति थी, और जब हम लोकल लोगों से पूछते थे तो यही बताते कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बट अभी थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, तो घर वाले बहुत ज़्यादा पैनिक थे। इस चक्कर में हमने कल की टिकट निकलवाई, और ये इंडिया की शायद लास्ट फ्लाइट थी। आज जो फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई, और आगे भी शायद 2-3 दिन कोई फ्लाइट नहीं है। ठीक है, रहे आप मेरे साथ। संदीप हुडा भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी हैं, वो भी कुछ चीजों को जोड़ेंगे। संदीप, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप किनके साथ हैं? माध्यम से यही गुजारिश करूंगा कि उन जो भी जी बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, हमारे साथ मोनिका बिजारनिया है जो यूक्रेन के खार्किव से मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं और 2 दिन पहले ही वहां से लौटे हैं। हम इनसे भी बात करेंगे। मोनिका, कहां से आप पढ़ाई कर रही हैं और किस तरह का माहौल आप देख करके आप वापस आए? मैं खार्किव से हूँ। मेरी मेडिकल का नाम है वीएन कराजिना नेशनल खार्किव यूनिवर्सिटी। मैं वहाँ पे एमबीबीएस कर रही हूँ। मैं अभी 21 को ही आई थी सुबह 6 बजे। तो वहाँ पे काफी गंदा माहौल हो रखा है। वहाँ पे है ना, सभी को है ना निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो पहले आ गई थी, बट अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो वहाँ पे फंस चुके हैं। उन्हें निकालने का अभी बंदोबस्त किया जा रहा है कि कैसे ना कैसे करके उनको वहाँ से निकाला जाए। आप खुद पैनिक हो गए थे या घर पे जैसे पैनिक हो गए थे? किस वजह से इतना जल्दी आना पड़ा? मैं भी पैनिक हो गई थी, पर मेरे पेरेंट्स काफी ज्यादा पैनिक हो गए थे। उन्होंने सब रिपोर्ट्स वगैरह देखी यूक्रेन के और रशिया के वॉर की, तो उन्होंने मतलब जल्द से जल्द मेरी टिकट बुक करवाने की कोशिश की ताकि मैं जल्द से जल्द इंडिया आ सकूं। आप जिस तरह से घटनाएं घटित हो रही थी, आपके पास खबरें आती रही होंगी, तो कहीं ना कहीं डर तो था मन में कि कुछ होगा तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? जी बिल्कुल, काफी डर था हमें कि हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। फिर बीच में हमारी फ्लाइट्स भी बंद हो चुकी थी। फिर हमारी अभी फ्लाइट्स खुली हैं, बट अभी फिर से बंद हो चुकी हैं। तो मुझे जो मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, उनका भी डर है कि वो कैसे आएंगे अभी। तो देखिए स्वप्निल, मोनिका का ये कहना है कि ये खुद तो 2 दिन पहले आ चुके हैं, लेकिन इनके जो साथी हैं वहाँ पे, इनके जो फ्रेंड्स हैं, वो बहुत ज्यादा पैनिक हैं और वो लगातार संपर्क भी कर रहे हैं। जी संदीप, रहे मेरे साथ एक कमेंट यहाँ पर गौरीशंकर गुप्ता जी मैं आपसे लेना चाहता हूँ कि देखिए, मैं जब आपके पास आया था गौरीशंकर जी, तो मैंने ये कहा था कि जब समय था तब राहें मुश्किल थी, लेकिन अब समय नहीं है तो राह बेहद बेहद मुश्किल हो चली है। मेरा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो टीवी स्क्रीन पर भी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि दूसरी कंट्रीज भी अपने अपने तरीके से इन्वॉल्वमेंट की कोशिश कर रही है। बेलारूस ले लीजिए आप, या चीन ले लीजिए आप। नहीं, देखो, बेलारूस का तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो तो अलग है। और चीन के जो बच्चे हैं, वो चीन सरकार उनको निकालने की कोशिश करेगी। आई एम श्योर वो रास्ता कोई ना कोई ढूंढेंगे, जैसे हम ढूंढेंगे। हमारी जो इवैक्यूएशन की जो पुरानी प्रक्रिया है, वो इतनी सुदृढ़ है कि हमारे सरकार ने हर जगह से हमारे नागरिकों को निकाला है। हमारा रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। तो इनको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अनावश्यक रूप से नहीं घबराएं। मैं सब बच्चों से अपील करूंगा कि आप शांति से रहें और 2-3 दिन सिचुएशन को देखें, उसके बाद सब व्यवस्था ठीक हो जाएगी। ठीक है। और वैसे मैंने देखा था टीवी पे भी अनाउंसमेंट थे, इंडियन एम्बेसी ने भी वहां अनाउंस किया था। पिछले 2 सप्ताह से कई बार अनाउंस कर चुके कि जो भी हिंदुस्तानी बच्चे हैं वहां वो सब निकल जाएं, लेकिन उस समय इन लोगों ने निकलना उचित नहीं समझा किसी वजह से। लेकिन अब घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको अश्योर करता हूं कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आएगी कि उनकी
जान को कोई खतरा हो। ठीक है, देखिए वजह तो स्पष्ट है ही। अब जो बच्चा जहां पर है उसका फर्स्ट गार्जियन उसका इंस्टीट्यूट होगा। अगर इंस्टीट्यूट एश्योर कर रहा है तो वो उसको मान लेगा। सेकंड गार्जियन के तौर पर इंडियन एम्बेसी की एंट्री होगी उनकी डे टू डे लाइफ में या उनकी पर्सनल लाइफ में, जितना मैं समझ पा रहा हूं। मैं दीपक आपसे पूछना चाहता हूं, आप डरे हुए तो नहीं है? कम से कम मैं तस्वीरों में देखकर इस बात को कह सकता हूं कि आप डरे हुए तो नहीं है। जी सर, बिल्कुल। तो जब पेरेंट्स आपसे बातचीत कर रहे हैं, देखिए हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि डरने की जरूरत भी नहीं है। 2-3 दिन चीजों को वॉच करें। एडवाइजरी भी यही कह रही है कि घरों में रहें, बाहर ना निकलें। जी सर। आपकी पेरेंट्स से भी तो बातचीत होती होगी। हजारों फोन आते होंगे तो उनको भी कई बार फोन लेने में दिक्कत होती है। जी जी बिल्कुल। हाँ बोले दीपक। हाँ सर, पेरेंट्स वगैरह का कॉल आता है, बट उनको सब यहाँ पे नॉर्मल है। बट आज ये प्रॉब्लम हुई स्टार्ट सर, तो थोड़ा पैनिक हुए वो लोग। तो हमने उनको बोला कि आप चिंता ना करें, सब ठीक होगा। मैं भारत सरकार पर पूरा विश्वास है, हमारी सरकार बहुत अच्छी है, तो हमें यहाँ से निकालेगी भी टाइम से। ऐसी कोई डरने वाली बात भी नहीं। मेरे दोस्त भी हैं, सभी लोग, हम सबको विश्वास है हमारे भारत सरकार पे सर। आप लोगों तक एम्बेसी का वो मैसेज पहुंच गया था कि अगर पॉसिबिलिटी बन रही है तो आप फिलहाल यूक्रेन छोड़ दें? सर उनने कंफर्मेशन नहीं दिया सर। अभी कंफर्मेशन इन्होंने 2 या 20 फरवरी को दिया था। जिस टाइम हमने फ्लाइट बुक की थी उस टाइम पे लगो फ्लाइट बुक थी, तो हमें 25 का मिला था। ये एडवाइजरी आई थी 20 फरवरी को सर। और हमने उसी टाइम फ्लाइट बुक किया तो 21, 22, 23, 24 की फ्लाइट फुल थी सर। एयर इंडिया की भी 10 मिनट के अंदर फ्लाइट फुल हो गई थी, तो हमें 25 की मिली थी। मेरी सिस्टर की 1 मार्च की है, मेरे फ्रेंड की 28 फरवरी की है। तो ये सर बिकॉज, और कॉलेज की तरफ से भी हमें ये नोटिस है कि आप 9 मार्च के बाद आपकी क्लास ऑफलाइन है। तो हम इसके लिए भी चिंतित थे कि फिर बाद में हमारी ऑफलाइन क्लास हो गई तो फिर हमको आना वापस पड़ेगा इतना पैसा खर्च करने के बावजूद। तो हमारे को डीन ने ये बोला है सर कि आपकी 9 मार्च से क्लासेस ऑफलाइन रहेंगी। तो वहां पर आप किस किस के संपर्क में हैं? आपके दोस्त या हमवतन जो लोग हैं उनसे बातचीत की है आपने? क्या आपने ये सोचा है कि कम से कम हम लोग एक साथ एक जगह रहना चालू कर दें? हाँ सर, हम हॉस्टल में रहते हैं सर, बिल्कुल। हॉस्टल में पूरे इंडियन बच्चों का एक हॉस्टल है सर, जिसमें लगभग 200 स्टूडेंट है इंडियन बच्चे सर। एक हॉस्टल के अंदर एक पूरा हॉस्टल है हमारे इंडियन स्टूडेंट का सर। तो अभी 200 के 200 बच्चे उस हॉस्टल में हैं या कुछ लोग वापस वतन लौटे? हाँ सर, अभी लगभग 150 के आसपास तो अभी हॉस्टल में है सर। अभी मैं अपने फ्रेंड के पास आया था सामान वगैरह लेने के लिए यहाँ पे। तो फिर देखा यहाँ पे कि ये सिचुएशन है, तो फिर हम वापस इधर आ गए। हाँ, आपने बताया कि आपने बताया कि किस तरह से वहां पर अब सामान की कमी का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस बात का अंदेशा आपने शुरुआत में जताया था। मेरे साथ इस वक्त धीरज श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, जो कि राजस्थान फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। धीरज जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। देखिए, बहुत से लोग हैं वहाँ पर हमारे अपने वतन के। अब उनका तो यही मानना है, उनके लिए जो ग्राउंड जीरो है वहां पर कोई हीरो बने। धीरज जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? धीरज जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, बीच में नहीं आ रही थी, अब आ रही है, बोलिए। जी धीरज जी, आप कैसे देख रहे हैं इन पूरी चीजों को, इन पूरे हालात को? कैसे देख रहे हैं इन पूरी चीजों को, इन पूरे हालात को? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जब फॉर्मल वॉर स्टार्ट हो गया है तो हम सबकी चिंता जो है कई गुना बढ़ चुकी है, और कोई कारण नहीं है इसमें निश्चिंत होकर के बैठने का। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे जो और कम्युनिटी के लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी है, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता, हम सबकी चिंता लगी हुई है। और हमारा लगातार संपर्क MEA से और एम्बेसी से बना हुआ है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों ने चिट्ठी लिखी। अभी मुख्य सचिव राजस्थान ने भी सेक्रेटरी MEA को लेटर लिख करके और जो राजस्थान के बच्चे हैं उनकी सुरक्षा के व्यापक प्रबंध और सुरक्षित घर वापसी के लिए
आवश्यक निर्देश देने की गुजारिश की है। तो सेंटर के साथ डायलॉग कैसा चल रहा है? डायलॉग किस दिशा में बढ़ते देख रहे हैं आप? तो सेंटर के साथ डायलॉग कैसा चल रहा है? डायलॉग किस दिशा में बढ़ते देख रहे हैं आप? देखिए, सेंटर भी इस समय जो परिस्थितियां हैं उसमें बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह सकता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरीके से इसको रिजॉल्व कर पाएगी, और जितनी जल्दी ये अब युद्ध समाप्त हो हम तो यही कह सकते हैं, क्योंकि अभी पिछली बार जब बात हुई थी तो हमने एडवाइस करा था जो इनपुट्स थे कि खाने की व्यवस्था अगले एक हफ्ते की स्टॉक अपने पास रखें ताकि घर से बाहर ना निकलना पड़े इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी। और आज जब वो स्थिति आ गई है तो कम से कम घर के अंदर तो अपने खाना पीना सब मौजूद हो और 3-4 दिन के अंदर शांति हो जाए, समाधान हो जाए, इस समस्या का अंत हो और हम लोग एक निश्चित। लेकिन धीरज जी, आप भी जानते हैं कई ने ये स्टेटस हासिल कर लिया होगा, लेकिन कई इसे नहीं भी कर पाए होंगे क्योंकि सब कुछ आज सुबह आकस्मिक हुआ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, सेंटर के साथ आपका फर्स्ट टॉक क्या हुआ था और फर्स्ट डिमांड आपने क्या रखी थी? फर्स्ट डिमांड तो ये रखी थी, जब उस टाइम पे जो लोग आ रहे थे वापस, उनकी 2 इश्यूज आ रहे थे कि एक तो फ्लाइट्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी और दूसरी जो अवेलेबल फ्लाइट्स थी उनका फेयर बहुत हाई था। तो हमने जो फर्स्ट टेकअप किया था उसमें सफलता भी मिली। एयर इंडिया की रोज एक फ्लाइट निर्धारित कर दी गई थी और कम से कम 250 से 300 का एक कंटिंजेंट रोज आ सकता था वापस। तब जैसे ये शुरू होना उसके पहले ये स्टार्ट हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इक्वली कंसर्न्ड एंड दे आर मेकिंग देयर एफर्ट्स इन द सेम डायरेक्शन। हम लोग का लगातार उनसे जो संपर्क है उससे इनपुट तो यही है, उनकी एडवाइजरी भी यही है। अभी उनकी जो लेटेस्ट एडवाइजरी है, लेकिन आपके एक्स्ट्रा स्टेप्स, आपके एक्स्ट्रा सजेशंस की जरूरत बार बार सेंटर को पड़ सकती है। नहीं तो हमने उनको रिटन में अपने सजेशंस दिए हैं कि सबसे बड़ी तो शायद आने वाले समय में जरूरत पड़ेगी वीजा की, क्योंकि जो जिनके पास वीजा है उनके पास शेंजन वीजा नहीं है। अगर वो दूसरे कंट्रीज के वाया होकर के, कोई जॉर्जिया होकर के आ रहा है, कोई दुबई होकर के आ रहा है, कोई शारजा होकर के आ रहा है, कोई पोलैंड होकर के आएगा, तो उनके वीजाज में जो है एमईए को एक स्टैंड लेना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाट वी हैव मेड अ रिक्वेस्ट टू देम that whenever this evacuation is restored and flights का नंबर इतना सीमित है, उसमें जो बचे किराया भी बचेगा, उसमें थोड़ा रिजनेबल फेयर हैं दूसरी कंट्रीज के माध्यम से, तो उसमें वीजा की भी रिक्वेस्ट हमने टेकअप करी। ठीक है सर, आप मेरी गुजारिश है आपसे, आप रहे मेरे साथ, और भी कुछ बातें हैं जो मैं आपसे आगे करूंगा, लेकिन एक बार अपने सहयोगी हितेंद्र के पास मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। हितेंद्र, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूँ कि आपके साथ जो बच्चे हैं वो निकले, तनाव की स्थिति जैसे ही उनको महसूस हुई कि ज्यादा बिगड़ रही है, वो एडवाइजरी उन्होंने फॉलो की कि जो जा सकता है वो चले जाए। दूसरे लोग क्यों नहीं निकल पाए उनके हिसाब से? और दूसरा, जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि उनके इंस्टीट्यूट्स आखिर उनको, जो कि उनके फर्स्ट गार्जियन हो जाते हैं यूक्रेन में, वो उनको क्या कह रहे हैं? जैसे दीपक को ये कह रहे हैं कि भाई मत जाओ, और फिर अभी ऑफलाइन क्लासेस हम कुछ ही दिनों बाद चालू कर देंगे, तो वो उसने भी बच्चों को संशय में डाला। जी स्वप्निल, हालांकि गौरीशंकर जी ने भी यही बात कही है अभी जो वो बातचीत कर रहे थे। इस बीच जो है ये अनुज से हम बात करेंगे। अनुज ये बताएं कि वहां पे जो है आप लोग तो निकल आए, लेकिन अभी जो लोग हैं उनके लिए क्या हालात हैं, वो क्यों नहीं निकल पाए, या वो निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे? तो तुम्हें क्या लगता है ऐसा? सर, उनकी सारी फ्लाइटें उन्होंने बुक की थी, वो आज वहाँ पे 30 डेज के लिए इमरजेंसी कर दिया गया है पूरा कीव, तो कोई फ्लाइट नहीं है वहाँ से। तो सर यही है सर कि उनको एयरलिफ्ट किया जाए, जितने भी हमारे दोस्त रह गए हैं सर, हमारे जितने भी भाई बहन हैं सभी को बुलाया जाए सर वापस अपने यहाँ। क्या आपकी एम्बेसी से बात हुई थी इस बारे में, इंडियन एम्बेसी से, इससे पहले? यस सर, इससे एम्बेसी से बात हुई थी सर, वो बोल रहे थे हम रेस्पॉन्स देंगे। और इनके इंस्टीट्यूट्स, तो उन्होंने जब आपने मतलब ये कॉल, रेस्क्यू की कॉल या वहां से निकलने की कॉल आपने ली थी, या जो है वहां से आई थी आपको कॉल, या किसी तरह का ये अलार्म था? दोनों साइड से पॉजिटिव आंसर था सर, हमने भी दिया था, उन्होंने भी रेस्पॉन्स फुल दिया था सर हमारे लिए इसके रिगार्डिंग सर।
गौरी शंकर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जब हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं तो आपने पहले ये बताया था कि एक बाय रोड भी ऑप्शन बन सकता है, लेकिन उसके लिए हमें सिंगल विंडो टाइप की बहुत सी तैयारियां करनी पड़ेंगी यहां पर अपने देश में, अपने देश के स्तर पर, और एम्बेसीज का रोल बढ़ जाएगा, खासकर वीजा के स्टैंड को लेकर, जैसा कि धीरज जी भी कह रहे थे। ऐसा है कि सबसे पहले जरूरत यह है कि अभी 2-3 दिन आप एयर स्पेस को देखिए कि एयर स्पेस क्लोज रहता है या नहीं रहता है। अगर एयर स्पेस कंटिन्यूअसली क्लोज रहता है तो नेचुरली यूक्रेन में फ्लाइट इंडिया की नहीं जा सकेंगी, किसी भी देश की नहीं जा सकेगी। करेक्ट, हाँ। तो उस स्थिति में 3-4 दिन बाद भारत सरकार को ये ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा कि जो बच्चे आना चाहते हैं उन बच्चों के लिए कोई रोड की व्यवस्था की जाए। उस रोड से किसी दूसरे कंट्री में, कई बॉर्डर्स है वहां पे, किसी बॉर्डरिंग कंट्री में उनको लाके वहां से उनको एयर इवैक्यूएशन भी लिया जाए, और उसके लिए थोड़ी प्लानिंग की जरूरत होगी। तो उनको 1 सप्ताह का टाइम भी चाहिएगा, लेकिन आई थिंक अभी सिचुएशन वैसी आई नहीं है। मेरे विचार में इनको 2-3 दिन वेट करना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। अगर एयर स्पेस खुल जाता है 2-3 दिन में तो फ्लाइट्स वहीं से चालू हो जाएंगी। अगर एयर स्पेस नहीं खुलता है और खुलने के चांसेस ठीक है गौरी शंकर जी, मैं आपके पास कुछ ही पलों में आ रहा हूं। विश्लेषक हैं एसके दत्ता जी, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दत्ता जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। क्या देख रहे हैं आप, किस तरफ जा रही हैं चीजें? देखिए, अभी भी हालत थोड़ा सा जटिल तो है और थोड़ा पेचीदा है, पर मैं समझता हूं कि अभी भी उतना गंभीर नहीं है कि एकदम बिल्कुल हाहाकार मच जाए या फिर पैनिक मोड पे आ जाए। भारत सरकार लगातार पहल कर रही है और मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं पे एक सकारात्मक एक नतीजा निकलेगा इस पहल का, और शांतिपूर्वक और सबको सेफली भारतीय नागरिक जितने हैं, लगभग 18 से 20 हजार के आसपास भारतीय नागरिक है, उसमें से बहुत सारे हैं जो स्टूडेंट हैं, सबको मेरे ख्याल से लगता है कि बहुत ही सेफली निकाला जाएगा और 1-2 दिन के अंदर इस पे महत्वपूर्ण वे में पहल हो जाएगी। सरकार लगातार इस पे प्रयास कर रही है, और मैं समझता हूँ कि क्योंकि एयर स्पेस अब बंद हो गया है आपातकालीन स्थिति के चलते, तो कहीं ना कहीं पे आपका जो रोड का जो मार्ग है, यानी कि जमीन का जो मार्ग है, जमीन के मार्ग के माध्यम से कुछ पहल हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही जल्दी इस पे नतीजा दिखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भारत को आप एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत का बहुत बेहतरीन संबंध यूक्रेन के साथ भी है और रूस के साथ तो हम लोगों का ऐतिहासिक संबंध है। तो मैं समझता हूं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी या और हमारे देश के विदेश मंत्री जरूर कुछ ना कुछ रूस के साथ बातचीत करेंगे, और बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्वक इस मसले को शांतिपूर्वक सुलझाया जाए। इस पे भारत का एक महत्वपूर्ण पहल होगा, और मैं समझता हूं कि भारत का बहुत ही बेहतरीन संबंध है दोनों देशों के साथ, और खास करके रूस के साथ। तो भारत जो भी कदम उठाएगी इस पहल के लिए, शांतिपूर्वक इस मसले को इसका समाधान निकालने के लिए, मैं समझता हूं कि रशिया भी जरूर उस पे कहीं ना कहीं पे गौर करेगी और गंभीरतापूर्ण भारत की चिंताओं को लेगी। और मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं पे ये मामला अभी भी एक समय बचा हुआ है, और अभी भी एक माध्यम है कूटनीतिक दृष्टिकोण से, और शांतिपूर्वक इस मामले को सुलझाया जा सकता है। और संयुक्त राष्ट्र को एक बहुत महत्वपूर्ण कदम अपनाना पड़ेगा, और मेरा समझ और मेरा मानना है कि भारत ने ऑलरेडी संयुक्त राष्ट्र में इस दिशा में कदम उठा चुकी है। तो हमारे पास डिप्लोमेटिक क्या ऑप्शंस होते हैं? देखिए, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि यूक्रेन के एम्बेसडर ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से वो चाहते हैं कि वो हस्तक्षेप करें, व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करें। वहीं अगर हम देखें तो रूस के साथ आपने खुद ही कहा कि हमारे ऐतिहासिक रिश्ते हैं, तो डिप्लोमेटिक व्यू पॉइंट से हम कहां पर स्टैंड करते दिख रहे हैं आपको इसमें? देखिए, अभी अगर देखा जाए तो सारे देश जितने सारे हैं वो लोग कहीं ना कहीं पे दो खेमे पे बटे हुए हैं। हाँ। पश्चिम के जो देश है वो लोग नेटो समझौता के चलते वो अमेरिका के साथ है, और पूरे यूरोप अमेरिका के साथ है इस पूरे मसले पे। और जहां बात आती है, चीन ने कहीं ना कहीं पे रशिया का जो रुख है उस रुख को समर्थन दिया है, तो कहीं ना कहीं पे दो धार में तो बढ़ गया है पूरा चीज। मैं समझता हूँ कि भारत एकमात्र
महत्वपूर्ण देश है जिसका एक ग्लोबल प्रेजेंस है और अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भारत के योगदान को बहुत ही हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है। मैं समझता हूं कि भारत आप एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं क्योंकि भारत का ऐतिहासिक संबंध रूस के साथ है और उसके साथ साथ यूक्रेन के साथ भी बहुत ही बेहतरीन संबंध है भारत का। अब भारत के जो ग्लोबल छवि है और खास करके माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक अंतर्राष्ट्रीय छवि है एज ए इंटरनेशनल लीडर के हिसाब से, और जिसके बारे में यूक्रेन के राजदूत ने भी उल्लेख किया है और रूस भी बहुत एप्रिशिएटिव है भारत में। देखिए, अभी तक जितनी भी बातें हुई हैं या हो रही हैं या जो हम देख सुन रहे हैं वो एजम्पशंस के आधार पर हो रही है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि 2 से 3 दिन में हो सकता है चीजें सुधर जाएं, पटरी पर लौट आए, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो की तरफ हम नहीं सोच पा रहे हैं। क्या कोई ऐसी रे ऑफ पॉजिटिविटी आपको दिख रही है जिसकी वजह से हमारे सारे एजम्पशंस पॉजिटिव साइड है? कहीं ना कहीं पे एक शांति पहल और शांति वार्ता और कूटनीतिक दृष्टिकोण से इसको सुलझाने की बहुत आवश्यकता है और पूरा दुनिया कहीं ना कहीं पे इस पूरे घटना को लेके काफी ज्यादा विचलित है। मैं समझता हूँ कि कोई भी छोटा सा गलत कदम, चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो या नेटो की तरफ से हो या फिर रशिया की तरफ से, इससे बड़ा कोई कदम अगर रशिया अपनाती है तो बहुत ज्यादा पेचीदा और जटिल हो सकता है ये मसला। और मैं मानता हूं कि जिस तरह का लगातार आपकी आपातकालीन बैठक हो रही है संयुक्त राष्ट्र में, सिक्योरिटी काउंसिल पे और यूएन जनरल असेंबली पे, मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं पे इस पे जरूर कोई ना कोई समाधान निकल आएगा। कहीं ना कहीं पे यूक्रेन ने भी बहुत मनमानी की है इस पूरे मसले को लेकर। रूस ने लगातार चेतावनी दिया था कि नेटो पे शरीक नहीं होना चाहिए। अमेरिका और नेटो देश अगर चाहते तो इस पूरे मसले को बहुत ही शांतिपूर्वक वे में सुलझा सकते थे और रूस को भी थोड़ा सा नरम रुख अपनाने की बहुत आवश्यकता थी इस पूरे चीज पे, पर अभी भी देर नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि ऐसे देश जिसके ऊपर दोनों पावर को कहीं ना कहीं पे भरोसा है, ऐसा कोई देश पहल करे और इस पे भारत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है क्योंकि आज के डेट में भारत का यूरोप के साथ भी, नेटो के साथ भी या फिर अमेरिका के साथ भी और रूस के साथ बहुत अच्छा संबंध है और रूस के साथ ऐतिहासिक संबंध है। और इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरह का ग्लोबल स्टेचर है और ग्लोबल लीडरशिप का जो एक उनका इमेज है ग्लोबल लीडर का, इस चीज के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी इस मामले को बहुत अच्छी तरह से सुलझा सकते हैं। मैं समझता हूं कि भारत के विदेश मंत्री लगातार इस चीज पे कदम उठा रहे हैं और लगातार संपर्क में है भारत के दूतावास के साथ। वहां पे जितने सारे भारत के नागरिक फंसे हुए हैं उनसे मेरा अपील रहेगा कि आप लोग लगातार भारत के दूतावास के साथ संपर्क में रहिए और पैनिक मत क्रिएट कीजिएगा और पैनिक मत होइए। जरूर कहीं ना कहीं पे एक सही रास्ता निकाला जाएगा और आप लोगों को सुरक्षित निकाला जाएगा। ये मामला अगर और ज्यादा पेचीदा हो जाती है तो ये ग्लोबल रूप अपना सकती है, वो बहुत घातक होगा। और भारत को कोई भी कदम उठाने से पहले 2 विषय पे बहुत महत्वपूर्ण वे में सोचने की आवश्यकता है कि चीन का क्या रुख रहेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ इमरान खान पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है वो रूस पे गए हुए हैं 2 दिन के यात्रा पे। अब ये भी देखना होगा कि उस शिखर वार्ता में रूस और पाकिस्तान के बीच में किन सब चीजों पे समझौता होता है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी भारत के सोच के ऊपर और भारत के पहल के ऊपर। पर मैं मानता हूं कि अब ऐसे क्राइसिस वाले सिचुएशन पे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी शायद इस मसला का बहुत बेहतरीन हल निकाल सकते हैं। कई सारी वर्ल्ड रीजन्स इस तरफ इशारा भी करती है और इसीलिए ये एक बड़ी परीक्षा केंद्र सरकार के लिए तो है ही। प्रधानमंत्री मोदी की जो वर्ल्ड लीडर की छवि है उसके लिए भी ये बन सकती है। धीरज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। धीरज जी, देखिए, मुझे बार बार एक चीज याद आ रही है। आज जब व्लादिमीर पुतिन ने उनके नेशनल टेलीविजन पर जाकर हमले का ऐलान किया तो उन्होंने साथ में जोड़ा कि अगर किसी ने भी बीच में आने की कोशिश की, यानी किसी भी देश ने बीच में आने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। वो ऐसे देशों के लिए कह रहा है जो कि आग में घी डालने का काम कर सकते हैं या जो साइड लेने की कोशिश कर सकते हैं। अब यहां पर इंडिया का रोल काफी बढ़ जाता है क्योंकि हाल के समय में एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी उभरे, लेकिन यह समय उनके लिए भी एक परीक्षा की तरह है। रूस उस चीज को तो अलाउ कर सकता है जो दोनों तरफ हो, उसको नहीं अलाउ करेगा जो किसी एक तरफ हो।
देखिए, ये तो बहुत ही वाजिब प्रश्न है और ये इंडियन डिप्लोमेसी का एक लिटमस टेस्ट है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। रशिया एक ट्रेडिशनली भारत का एक मित्र देश के रूप में उसको जाना जाता रहा है और इस समय भारत सरकार की जो भी पॉलिसी बनेगी, जो गाइडलाइन निकलेगी इस युद्ध को लेकर के, जो वो निर्णय लेंगे उसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं इससे ऊपर जाकर के जो दीपक राठौड़ जी जिनसे अभी आप वार्ता कर रहे हैं उनको और आपके चैनल के माध्यम से दो अपील करना चाहता हूं। एक तो जो बच्चे जहां पर भी हैं वो वहां कृपया एकदम वहीं पे रहें, ज्यादा से ज्यादा नीचे के एरिया में रहें, बाहर ना निकलें, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर मेरा ख्याल है कि इसका समाधान कुछ ना कुछ निकल जाएगा। इस बीच कोई रिस्क टेकिंग मेजर्स ना लें। दूसरा, एक व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों ने बनाया हुआ है ऑलरेडी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के डेटा, क्योंकि हमारे पास में जितनी लोगों की संख्या, फोन नंबर, पासपोर्ट नंबर जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, कल को कुछ अगर ऐसे मेजर्स ले पाए जिसमें राजस्थान सरकार भी कई, जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री जी ने कई स्तर पे कुछ इंटरवेंशंस किए हैं, अगर उनमें कुछ सफलता मिलती है और हम कुछ बच्चों को लाने में कामयाबी मिले तो कम से कम हम उनको रीच आउट कर सकें। इसलिए मेरी उनसे रिक्वेस्ट है दीपक जी से कि आप सारे बच्चों का व्हाट्सएप नंबर लिख करके, पासपोर्ट नंबर और लिस्ट पूरी हमें अगर भेज देंगे तो हम अपना पूरा जो डेटा बना रहे हैं उसके साथ नंबर बताइए, कम से कम वो नंबर बताइए जिस पर वो एटलीस्ट वो भेजें, क्योंकि दीपक सुन रहे हैं, वो नोट कर लेंगे। हाँ, तो बिल्कुल नोट करें, 99-103 22344। हाँ, प्लीज कंटिन्यू। तो ये इससे दो फायदे होंगे कि अगर, जैसा मैंने कहा कि कल को अगर कुछ भारत सरकार के और प्रदेश की सरकार और भी सरकारें हैं, जैसे सारे इंडियन नेशनल्स वहां पर फंसे हुए हैं, तो उनको वहां कुछ अगर डिसीजन होता है, कुछ भी तरीके से रास्ता निकलता है और रोड बाई रोड बॉर्डर से उनको क्रॉस करने की परमिशन ग्रांट हो जाती है और वीजा उनका अप्रूव हो जाता है कि वो अपने प्रिवेलिंग वीजा पे ही शेंजन वीजा उनको मिल जाए और किसी दूसरे देश में, जैसे पोलैंड में हमारे जो राजस्थान के प्रवासी प्रोमिनेंट प्रवासीज हैं, उन्होंने यहां तक पेशकश की है कि कोई चार्टर प्लेन भेजना होगा तो वो चार्टर प्लेन भी भेज सकते हैं, कोई गाड़ी भेजनी हो भेज सकते हैं और उनको रुकाने की भी और खाने पीने की व्यवस्था भी वहां पे की जा सकती है। तो ऐसे संकट के समय में ऐसे तमाम लोग जो, जैसे हमारे कोरोना के समय में मैं यहाँ पर आपसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आज भी वो बड़े स्टूडेंट्स के साथ संपर्क में है जो यूक्रेन में है और मुझे पूरी उम्मीद है आप आगे भी समय निकालते रहेंगे, क्योंकि हम ऐसे स्टूडेंट्स को लगातार रीच करते रहेंगे। आज एक जरूरी नंबर आपने बताया जिस पर वो अपनी इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हितेंद्र भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर यूक्रेन में फंसे हैं अपने, जो देख रहे हैं घर वापसी के सपने, वो सपने पूरे कैसे हों, ये इस वक्त भारत के लिए बेहद अहम है। और दूसरा, जिस तरह की वॉर की सिचुएशन रूस और यूक्रेन के बीच में बनी है, उसमें भारत क्या रोल निभाता है, इस पर भी निगाहें बनी हुई हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। कोलेजन की कमी से आपकी स्किन में झुर्रियां